चलो, कल हम लोगों ने मेंडल के लिए हुए कैरेक्टर्स पढ़े थे, है ना। मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे? टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे। कितने ट्रेट लिए थे? टोटल 14 ट्रेट लिए थे। कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे? एक एक करके बोलो। हाइट ऑफ प्लांट, फ्लावर कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, शीट शेप, शीट कलर, पॉट शेप, पॉट। 6 हो गए ना। इस सीक्वेंस में याद रखना 2 फ्लावर, 2 फ्लावर, 2 सीड, 2 पॉट और एक हाइट का। आज मैंने तुमसे बोला था मैं उनका क्रोमोसोम बताऊंगी तुमको, कौन सा क्रोमोसोम कौन से जीन में प्रेजेंट होता है। पहली बात तो पी प्लांट में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? पी प्लांट में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 14, यानी कि 2n मतलब हुआ 14 डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड में 7 होंगे, यानी कि टोटल पेयर कितने हैं? 7 पेयर्स। कितने पेयर्स हैं? 7 पेयर्स हैं। 7 पेयर किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक, इसका पेयर नहीं बना रही मैं, एक ही बना रही हूँ, ठीक है। इस साइड सेम टू सेम पेयर होता होगा। क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 पेयर क्रोमोसोम होंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम इनमें मिल रहा है हमको वही सेम क्रोमोसोम हमको इसके दूसरे पेयर में मिलने वाले हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमारे पास में पहली बात तो 7 क्रोमोसोम है, 7 ही कैरेक्टर है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हर क्रोमोसोम में एक एक जीन है, हर क्रोमोसोम में एक एक जीन नहीं है, ठीक है। हमारे पास में सिर्फ 4 क्रोमोसोम है जिसमें जीन्स प्रेजेंट है। जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम में 2 जीन प्रेजेंट हैं, दोनों जीन है कलर के। एक जीन है फ्लावर कलर का और दूसरा जीन है सीड कलर का। अच्छा, सीड कलर का मतलब क्या? तुम समझते क्या हो? वो ऐसे कवर होता है, छिलका होता है, उसका कलर नहीं होता सीड कलर का मतलब, ठीक है। मटर का तुमने कभी दाना खाया होगा, मटर का बाहर एक छिलका होता है, उस छिलके को हटाओगे तो ऐसे करके 2 कार्टिलेडन दिखेंगे तुमको उसके। मटर डाइकॉट होता है ना, तो 2 कार्टिलेडन दिखेंगे। इन 2 कार्टिलेडन का कलर है वो येलो या ग्रीन। बाहर की छिक्कल का कलर की बात नहीं हो रही है हमारे, अंदर जो 2 कार्टिलेडन है उनके कलर की बात हो रही है। आज खड्डा का मटर खोलना, फिर बाहर का छिलका निकालना। बाहर का छिलका तो लगभग ग्रीन ही होता है सब में, अंदर जो कार्टिलेडन है उनका कलर की बात हो रही है। कार्टिलेडन कौन से कलर के हैं? ग्रीन है कि येलो कलर है, ठीक है। कार्टिलेडन का कलर है ये, सीड कलर मतलब छिलके का कलर नहीं है। तो एक फर्स्ट क्रोमोसोम पे कौन कौन है? फ्लावर कलर और सीड कलर। इसके बाद में सेकंड क्रोमोसोम पे कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्रोमोसोम पर भी कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ क्रोमोसोम पर 3 जीन प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पर है, तीनों जीन है। जीन नंबर 1 है तुम्हारा हाइट का। पहला जीन किसका है? हाइट का, टॉल है कि ड्वार्फ है, ठीक। दूसरा इसी के ऊपर एक और जीन प्रेजेंट है और ये है फ्लावर पोजीशन का, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। तीसरा इसमें एक और जीन प्रेजेंट है और ये जीन हमारे पास में है पॉड शेप का, पॉड के शेप का। इस वाले में कोई भी कलर का जीन नहीं है, ठीक है। तो तीनों वाले में कलर का कोई जीन नहीं। याद रखने का तरीका है कि फोर्थ वाले में 3 जीन है लेकिन तीनों में से कोई भी कलर का नहीं है। कलर किसके लिए? 2 कलर तो ऑलरेडी हो गए हमारे पास में, फ्लावर कलर, सीड कलर तो ऑलरेडी है, तो बच गया कौन? पॉड कलर। पॉड कलर होता है इधर। फिफ्थ क्रोमोसोम पे क्या होता है? पॉड कलर, ठीक है। और लास्ट हमारी 6th क्रोमोसोम पर हमारा कोई जीन नहीं होता। लास्ट जो हमारा जीन है वो होता है 7th क्रोमोसोम पर, और 7th क्रोमोसोम पे एक ही बचा है, बताओ कौन सा बचा है? शीट शेप। 7th क्रोमोसोम पे किसका जीन होगा? शीट शेप। ये सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं पी में। तो
सात हमारे पास जो जीन 7 क्रोमोसोम है, मगर उसमें से सेकंड में, थर्ड में और सिक्स्थ में कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम और सिक्स्थ क्रोमोसोम कोई जीन प्रेजेंट नहीं है। कोई जीन मतलब जो स्टडी करें उनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, जो हमने स्टडी करे हैं 7 जीन उनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोम पे 2 है, फ्लावर कलर, सीड कलर, कलर कलर फ्लावर और सीड। ठीक है, पॉड का आता है यहाँ फिफ्थ वाले में, तो फ्लावर, सीड, पॉड, पॉड वाला अलग है। ठीक हो गया। ये हमारा जो फोर्थ क्रोमोसोम है उसका सबसे ज्यादा जीन है, एक हो गया हाइट का, दूसरा हो गया फ्लावर पोजीशन, तीसरा हो गया फ्लावर सॉरी पॉड शेप, और लास्ट बच गया सीड शेप का, वो कहां है लास्ट क्रोमोसोम। ठीक हो गया, इसको फटाफट से उतार। अब देखना यहाँ पे मेंडल के बड़े मजे आए। मेंडल ने या तो हम बोले डिस्कवरी करते करते रह गया वो एक नई चीज की, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हो सकता है उसका पूरा एक्सपेरिमेंट ही फेल जाता, उसको समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट। जल्दी से इससे इनके खत्म हो जाती है। कुछ भी नंबर लिखना ना क्रोमोसोम में। इनको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बस नंबर सही होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, बस क्रोमोसोम का नंबर पूछता है तुमसे कि नंबर कौन सा है। एनसीईआरटी में तो कुछ दिया नहीं इसके बारे में, लेकिन इसमें से एक बहुत अच्छी चीज छुपी हुई है इसके अंदर। इसके शेप कर लो इनका जैसा फिर ग्रीन से लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ही क्यों ग्रीन से लिखनी होती है तुम्हें? लिखनी ना लाइक दिल्ली की है कब आता मुझे तो कुछ सारी क्लास में मैं दुकान में गई हूं, मतलब मैं भी यहाँ पे रहती है ज्यादा ही खतरनाक है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखना। हाँ, मेंडल ने तुम्हें बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, वो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मोनोहाइब्रिड में हमें एक ही स्टडी करनी होती है, तो हमें एक ही कैरेक्टर को ध्यान में लेके चलना है, उसमें से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम होती है डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा था। मेंडल की किस्मत समझो, इसमें टोटल 21 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस के 21 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कैसे हो सकता है कि फ्लावर कलर और सीड कलर एक साथ पढ़ सकते हैं तो भी डायहाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा। फ्लावर इन तीनों के साथ पढ़ सकता है तो भी डायहाइब्रिड बोलेंगे। फ्लावर इसके भी साथ हो सकता है, इसके भी साथ हो सकता है तो भी डायहाइब्रिड बोलेंगे। तो सेल्फ में वर्क कर दिया एक क्रॉस, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिए, बाकियों के साथ में डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसे पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम ये भी 5 पढ़ सकता है बाकियों के साथ, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने होंगे 5 हो जाएंगे। अब इसमें देखो ये वाला अपना एक इसके साथ कर सकता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, एक इसके साथ में डायहाइब्रिड क्रॉस कर सकता है, तो ये वाला भी 2 करेगा, ये वाला भी 2 करेगा, पीछे वाले से नहीं करेगा क्योंकि उसके हाथ तो हो गया ना ऑलरेडी, तो 2 ये कर सकता है, 2 ये कर सकता है, 2 ये कर सकता है। 6 डायहाइब्रिड क्रॉस इसके साथ हम पढ़ सकते थे। ठीक है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस ये इसके साथ पढ़ सकता है। ठीक है, एक ये इसके साथ पढ़ सकता है और ये दोनों ये आपस में पढ़ सकते हैं, तो 3 और इसी क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट एक ही इसके साथ कर सकता है, तो टोटल कितने आता है 21 डायहाइब्रिड क्रॉस आता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी है डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने की वो कितनी है 21। उसमें से एक ये और 3 ये,
एक कौन सा वाला, फ्लावर कलर सीड कलर एक साथ है, कौन सा, फ्लावर कलर सीड कलर। दूसरा हाइट फ्लावर पोजीशन, हाइट फ्लावर पोजीशन। तीसरा हाइट पॉड शेप, ठीक है। चौथा फ्लावर पोजीशन पॉड शेप। ये चारों कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें एक ही क्रोमोसोम पर है, एक क्रोमोसोम पे क्या होता है, लिंकेज या इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लिंकेज, यहाँ पर लिंकेज जाता। ये भी एक क्रोमोसोम पे है, क्या होता है, लिंकेज के इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लिंकेज। ये क्या है, एक क्रोमोसोम में, ये भी क्या है, एक क्रोमोसोम, यानी कि चारों कंडीशन में क्या होता है, लिंकेज होता है। बाकी कोई भी क्रॉस करवा लें, चाहे हम फ्लावर कलर का क्रॉस करवाएं हाइट के साइज में, तो भी क्या होगा, अलग क्रोमोसोम तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ठीक है। सीड कलर का कराएं पॉड शेप के साथ, अलग क्रोमोसोम तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। हमने किसका करवाया, जो हमने स्टडी करी वो किसकी कर रखी है, हमने सीड शेप की और सीड कलर की कर रखी है। ये भी अलग अलग क्रोमोसोम में है तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मेंडल ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इस पर, बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए, लेकिन उसकी किस्मत समझो तुम इसको कि उसने जो भी डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए वो अलग अलग क्रोमोसोम वाले थे। उसे पता बिल्कुल नहीं था कि ये अलग अलग क्रोमोसोम में हैं, मगर ये उसका लक समझो तो कि उसने जितने डायहाइब्रिड क्रॉस चूज करे वो सभी, चूज तो इनमें से कुछ भी कर सकता था, ये चार और बाकी अलग अलग क्रोमोसोम वाले कुछ भी चूज कर सकता था, लेकिन जो उसने चूज करे वो जितने भी चूज करे वो अलग अलग क्रोमोसोम वाले ही चूज करे। तो इसलिए उसको कभी भी लिंकेज का कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, क्योंकि अगर उसको लिंकेज का कोई रिजल्ट मिला होता, अगर इन चारों में से कोई क्रॉसिंग उसने करवाई होगी डायहाइब्रिड में, तो उसको या तो एक हो सकता था कि उसको पहले समझ में नहीं आता कि यार जो नॉर्मल कैरेक्टर आने चाहिए थे वो आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि उस समय तक क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुए हैं, जीन डिस्कवर नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता है, तो कैसे समझ लेता है कि वो दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी चलो सोच लेता कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसी चीज में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मान भी लेता, सोच भी लेता, तो भी वो फिर लिंकेज को डिस्कवर कर लेता। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट डिस्कवर नहीं कर पाता, या फिर कंफ्यूज होकर रह जाता कि कब लिंकेज होता है कब इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है। तो या तो वो लिंकेज डिस्कवर कर लेता, या तो उसकी रिसर्च ही पूरी नहीं हो पाती कभी, कब, अगर वो इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन उठा लेता है इन चारों में से, तो जो प्रोबेबिलिटी इन 21 में से सिर्फ ये चार हैं जो उसके रिसर्च को खराब कर सकते थे, और उसकी किस्मत है कि उसने इन चारों में से किसी को नहीं उठाया। उसने इसके अलावा जितने भी 17 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे वो 17 कॉम्बिनेशंस पे काम किया, इन चार कॉम्बिनेशन में उसने काम नहीं किया, इसीलिए वो किसको डिस्कवर कर पाया, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को डिस्कवर कर पाया। अदरवाइज वो लिंकेज को डिस्कवर किया होगा या फिर कुछ डिस्कवर नहीं किया होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्यों डिस्कवर कर पाया, क्योंकि उसने जितने भी क्रोमोसोम्स, जितने भी जीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करे वो सभी के सभी जीन्स ऑटोमेटिकली या बाय लक अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, और अलग अलग क्रोमोसोम पर हमको क्या देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। सेम क्रोमोसोम पे हमको क्या देखने को मिलता है, लिंकेज। किस्मत समझो, किस्मत ही है कि चार थे, चार में से एक भी नहीं उठाया उसने। क्यों, फ्लावर उठाया तो फ्लावर दोनों अलग अलग पर है, सीड उठाया तो सीड दोनों अलग अलग पर है, पॉड उठाया तो पॉड दोनों अलग अलग पर है, तो फायदा हो गया उसका, उसने दो अलग अलग को एक साथ मिलाया नहीं, उसने तो सीड के लिए पढ़ा है, तो फ्लावर के लिए पढ़ा है, तो पॉड के लिए पढ़ा, तो फायदा हो गया उसका। डायहाइब्रिड क्रॉस में उसकी गड़बड़ी नहीं है, लिंकेज वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नीचे लिख लो एक नोट करके, मेंडल chose genes present on non-homologous chromosomes for dihybrid cross by luck, which lead to discovery of independent assortment, अगर वो एक क्रोमोसोम वाले पकड़ लेता ना, तो या तो वो लिंकेज को एक्सप्लेन कर देता, लिंकेज को डिस्कवर कर देता, या फिर वो फिर बाद में हमें मॉर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ने कर दिया था लिंकेज को डिस्कवर, या फिर वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
समझ ही नहीं पता कि कब इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट हो रहा है कब नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक अच्छी गए बुरी गए लेकिन थी एक बात मेंडल के साथ जुड़ गई। ठीक है, अब हेडिंग डालो मेंडल्स टेक्निक। मेंडल्स टेक्निक, मेंडल ने जेनेटिक्स के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी? मेंडल्स टेक्निक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल्स टेक्निक। तो मेंडल ने जब भी अपनी कोई भी रिसर्च करी 14 एलील्स पर, 14 एलील्स पर रिसर्च करी, 14 ट्रेट्स पर रिसर्च करी इन्होंने अपनी। इन सभी रिसर्च से पहले सबसे पहले इन्होंने बनाई प्योर लाइन, प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन बोलेंगे, प्योर ब्रीडिंग लाइन या फिर हम क्या बोलेंगे होमोजाइगस। प्योर ब्रीडिंग लाइन को और कुछ बोलते हैं होमोजाइगस, प्योर ब्रीडिंग लाइन और प्योर या ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने प्योर ब्रीडिंग लाइन या ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई। ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन हमेशा क्या होगी? होमोजाइगस होगी। ठीक है, अब इन्होंने ये बनाई कैसे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे मटर के प्लांट ग्रो करवाए। अब जब इन्होंने प्योर लाइन बनानी है तो प्योर लाइन में इन्होंने डोमिनेंट भी बनाना पड़ेगा और रिसेसिव भी बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत सारे क्या करे प्लांट्स को ग्रो करवाया। सबसे पहले डोमिनेंट के लिए अलग तरीके से और रिसेसिव के लिए ग्रो सब करवाए। अभी प्योर लाइन कैसे बनाई वो अलग अलग। तो इन्होंने क्या किया, ढेर सारे मटर के पौधे उगाए। सीड्स इनके पास जितने भी थे उन सबसे इन्होंने मटर के पेड़ लगाए। कुछ पेड़ बड़े थे, कुछ पेड़ छोटे थे। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी छोटे पेड़ थे वो सब एलिमिनेट कर दिए डोमिनेंट टाइप में। जब डोमिनेंट रेट चाहिए था इनको तो उन्होंने छोटे वाले सारे अलग कर दिए, छोटे वाले सारे हटा दिए। ठीक है, और फिर बड़े वाले जो पेड़ है इनमें करवाई सेल्फिंग। बड़े वालों में क्या करवाई? सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाई तो अगले जनरेशन में देखा और बड़े पेड़ भी आ रहे हैं, छोटे पेड़ भी आ रहे हैं, बड़े पेड़ भी आ रहे हैं और छोटे पेड़ भी आ रहे हैं। फिर इन्होंने अगेन क्या किया, छोटे पेड़ों को हटा दिया, यहाँ से ड्वार्फ प्लांट्स को हटा दिया और फिर से क्या करवाई? सेल्फिंग। और ये रिपीटेड सेल्फिंग एंड सिलेक्शन करते गए। सिलेक्शन या एलिमिनेशन दो, ड्वार्फ प्लांट की एलिमिनेशन करते गए, ड्वार्फ प्लांट्स को हटाते गए। ठीक है, और सेल्फिंग करवाई कई जनरेशन तक, एक दो जनरेशन नहीं कई जनरेशन। इन्होंने देखा जैसे जैसे मैं सेल्फिंग करवा रहा हूँ वैसे वैसे ड्वार्फ प्लांट का नंबर घटता जा रहा है, क्योंकि डोमिनेंट वाला कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन इनको प्योर लाइन जितने को क्या चाहिए? कैपिटल टी चाहिए। अब इसमें से इनमें से इनको पता नहीं कौन कैपिटल टी है कौन स्मॉल टी है, इसके पास में है होमोजाइगस, इसके पास में हेटेरोजाइगस है। तो इन्होंने कंटीन्यूअस रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन कराया, बहुत जनरेशन रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन। और जब कई जनरेशन तक कोई ड्वार्फ बना ही नहीं, कोई भी ड्वार्फ नहीं बन रहा है, 3-4 जनरेशन हो गई ड्वार्फ आ ही नहीं रहा, चाहे तुम कितने बार भी सेल्फिंग करवा। तो इसका मतलब ड्वार्फ कब नहीं आएगा? जब दोनों कैपिटल टी होंगे, तब सेल्फिंग चाहे कितनी करवा लो ड्वार्फ नहीं आएगा। तो फिर इन्होंने कहा अब जो मेरे को सीड मिले ये क्या है? प्योर लाइन, प्योर डोमिनेंट। जैसे ट्रॉल के लिए किया वैसे हर किसी के लिए किया, वायलेट फ्लावर्स के लिए भी वैसे ही किया, वैसे ही एक्सियल फ्लावर्स के लिए भी किया, वैसे ही हमारे पॉड कलर के लिए किया, पॉड शेप के लिए किया, शीट कलर के लिए किया, शीट शेप के लिए किया। सभी में इन्होंने डोमिनेंट ट्रेट ऐसे ही निकाले, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एंड सेल्फिंग, एलिमिनेशन एंड सेल्फिंग करवाई और एट द एंड इनको प्योर डोमिनेंट मिल गया। अब जब इन्होंने यही सेम काम रिसेसिव के साथ करवाया, अब रिसेसिव वाले में क्या किया इन्होंने? बड़े छोटे प्लांट थे, इन्होंने सब छोटे छोटे रहने दिए। सेल्फिंग करवाई तो देखा अगले जनरेशन में सारे छोटे हैं, बड़ा कोई बन ही नहीं रहा है। एक ही जनरेशन करवाई उन्होंने, देखा छोटा कोई बन, बड़ा कोई बन ही नहीं रहा। यानी कि ये जो वाले हैं, ये ड्वार्फ वाले हैं, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? होमोजाइगस फॉर्म में होते हैं। पहले इनको पता थोड़ा था शुरू में कि ये होमोजाइगस है करके, जब एक्सपेरिमेंट किया तभी तो पता चला होगा ना कि रिसेसिव ट्रेट होमोजाइगस में आ रहा है करके। तो उन्होंने एक दो बार को किया है ना, फिर इनको लगा कि अरे ये तो हर बार सेम ही आ रहा है, यानी कि जब भी ड्वार्फ आ रहा है तो चाहे सेल्फिंग कितने बार भी कर रहा हूं ड्वार्फ ही आ रहा है, इसका मतलब है ऑलरेडी होमोजाइगस है, प्योर लाइन है। तो रिसेसिव वाला पता करना मुश्किल नहीं था, एक ही बार कोई एक भी प्लांट उठा लो ड्वार्फ वाला वो ऑलरेडी रिसेसिव में है, होमोजाइगस प्योर लाइन में है। लेकिन डोमिनेंट वाले के लिए क्या करवानी पड़ी? कंटीन्यूअस सेल्फिंग करवा करके सिलेक्शन किया, फिर सेल्फिंग, फिर सिलेक्शन, फिर सेल्फिंग, फिर
सिलेक्शन। क्या इससे इनको डोमिनेंट ट्रेड मिल गए, टोटल 7 इन्होंने डोमिनेंट भी पकड़ लिया और टोटल 7 इन्होंने क्या भी पकड़ लिए, रिसेसिव भी पकड़ लिए। 14 ट्रेड इन्होंने प्योर लाइन बना दी फर्स्ट स्टेप में। तो प्योर लाइन के लिए डोमिनेंट के लिए क्या क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, और रिसेसिव के लिए सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। बस एक बार कंटिन्यूअसली सेल्फिंग एक टेस्ट करने के लिए कि सच में हो जाएगा सही कि नहीं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो फर्स्ट में प्योर लाइन फॉर्मेशन किया, प्योर लाइन बनवाई उन्होंने जबरदस्ती जानबूझ करके, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में तो प्योर लाइन बन गई। अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम करेंगे इनकी क्रॉसिंग। जो हमें प्योर लाइन मिली है इनको हम क्या करवाएंगे, अब क्रॉसिंग करवाएंगे। तो सेकंड स्टेप में कौन आएगा, क्रॉसिंग। नंबर स्टेप नंबर 2 में है क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग करने के लिए क्या करेंगे, पी प्लांट है, पी प्लांट होता है बाइसेक्सुअल। अब इन्होंने ऐसे 2 पी प्लांट लिए, एक पी प्लांट लिया टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी, एक पी प्लांट लिया ड्वार्फ स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी में कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट थे, स्मॉल टी में भी क्या थे, कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट थे। इसके पास भी क्या होंगे, एंथर और पिस्टिल दोनों होते होंगे, ये वाले एंथर हो गए, बीच वाला पिस्टिल, और इसमें भी क्या है, एंथर और पिस्टिल दोनों ही प्रेजेंट हैं, दोनों फ्लावर्स में। अब मान लो ये वाले को ये फीमेल सेलेक्ट करना चाहता है, इस वाले को ये मेल सेलेक्ट, किसी को कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी के लिए मान लेती हूँ ये वाला फीमेल सेलेक्ट किया और ये क्या सेलेक्ट किया, मेल सेलेक्ट किया। तो जो फीमेल वाला सेलेक्ट किया है, जो फ्लावर्स ने फीमेल सेलेक्ट किया है, सबसे पहले उसमें से मेल पार्ट को काट के हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन से रोकने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन एंथर्स को रिमूव कर देंगे। जब एंथर्स को कट करके रिमूव कर देंगे, अच्छा करेंगे कब, बर्ड स्टेज में करेंगे, फ्लावर खुलने के बाद नहीं, क्योंकि फ्लावर खुलने के बाद तो ये ऑलरेडी एक तो पॉलिनेशन करवा चुका होगा और दूसरा उसके बाद करवाने का क्या फायदा है, बर्ड स्टेज में इनमें हो जाता है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सब कुछ। तो इनको पहले बर्ड स्टेज में इस फ्लावर को खोला जाएगा, उसके बाद इसके एंथर्स को कट कर देंगे, फिर वापस इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने के बाद इन्होंने फिर इसको बांध दिया है थैले से। क्यों बांध दिया, देखो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, अब हमने इसको बांध वो कर दिया है, एंथर रिमूव कर दिया तो सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है ना। अगर ये फ्लावर खुल गया तो अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, उससे बचाने के लिए इसको क्या कर दिया, एक थैले से बांध दिया, और थैले से बांधने की प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, बैगिंग। फिर क्या करी, बैगिंग करी। ये सिर्फ फीमेल फ्लावर के लिए, मेल फ्लावर को करने की जरूरत नहीं, ना इमैस्कुलेशन ना ही स्पेशल काटने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब फिर हम क्या करेंगे, जब बैगिंग कर ली हमने, यहाँ पर एंथर मैच्योर हो गए, इसको थोड़ा पकड़ के यहाँ पर से और इसकी डस्टिंग कर दी। कहाँ पर डस्टिंग कर दी, फीमेल फ्लावर के ऊपर क्या कर दी, इसकी डस्टिंग कर दी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डस्टिंग ओवर फीमेल फ्लावर, डस्टिंग करेंगे, वापस से बांध देंगे। फिर अंदर ही अंदर पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर फीमेल फ्लावर ये है कैपिटल टी, मेल फ्लावर है स्मॉल टी। अब होमोजाइगस है, गैमेट के लिए हम क्या लगाएंगे, एरो, एक ही गैमेट बनेंगे, सारे के सारे गैमेट कैपिटल टी बनेंगे। और इस वाले में भी होमोजाइगस है तो क्या लगाएंगे, एरो, सारे के सारे गैमेट कैसे बनेंगे, स्मॉल टी बनेंगे। जब इनमें आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाया है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये आ गई हमारी F1 जनरेशन, इसको हम बोलते हैं फीलियल 1। फीलियल मतलब होता है प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग। तो ये फीलियल 1 जनरेशन आ गई, और फीलियल 1 जनरेशन क्या है हमारे पास में, हाइब्रिड। और जब इन्होंने फीलियल 1 जनरेशन बना के देखी, इन्होंने कहा अरे बाप रे, ये तो मैंने इन्होंने सोचा क्या था, इन्होंने ये सोचा था कि हमारे पास में देखो जब ये पॉलिनेशन वगैरह हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर ये हट जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे करके मटर का एक फली आ जाएगी, पूरी पॉड आ जाएगा मटर का, ठीक हो गया। फिर ये मटर के पॉड में से इन्होंने खोला, इसमें से मटर लगाए, इन्होंने कहा मैंने तो पेरेंट में टॉल भी डाला है और पेरेंट में ड्वार्फ भी डाला है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें से कुछ टॉल आएंगे और कुछ ड्वार्फ आएंगे। लेकिन जब ऑफस्प्रिंग इन्होंने लगाए तो जितने भी लगाए सारे के सारे टॉल आए,
इन्होंने कहा एक बार इन्होंने कहा हो सकता है इस बार गैमेट सारे कैपिटल टी वाले फ्यूज हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वो वाले गैमेट्स फ्यूज हुए, इन्होंने 2 बार कराया 3 बार कराया, हर बार सेम नहीं आ रहा है। हमने कहा इसका मतलब ये है कि जो F1 जनरेशन आती है वो दोनों पेरेंट्स से सिमिलरिटी नहीं रखती बल्कि सिर्फ एक पेरेंट से सिमिलरिटी रखती है और उस पेरेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट। ठीक हो गया, F1 जनरेशन आ गई, फिर इन्होंने इस प्लांट को छोड़ दिया ऐसे, इसमें बाद में दोबारा से क्रॉसिंग नहीं करवाई बल्कि इस F1 जनरेशन में सेल्फिंग होने दी। F1 जनरेशन में क्या होने दी, सेल्फिंग होने दी। जब इन्होंने सेल्फिंग करवाई तो देखो आप मदर भी सेम प्लांट है तो मदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और फादर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि मेल पार्ट भी कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल पार्ट भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तो ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में तो V बनता है 4, एक बन जाएगा आधे गैमेट कैपिटल टी वाले और आधे गैमेट स्मॉल टी वाले। अगेन यहाँ भी आधे गैमेट कैपिटल टी वाले आधे गैमेट स्मॉल टी वाले। अब एक तरीका तो ऐसा वाला है, ऐसे करके क्रॉस करवाओ, एक तरीका है पनेट चार्ट वाला, तो पनेट चार्ट वाला बनाते हैं। पनेट ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था एक ऐसा चार्ट बनाएंगे हम, इसमें इस साइड को हम रखेंगे फीमेल और इस साइड में हम रखेंगे मेल। मेल में कौन कौन से गैमेट बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल में कौन से बने, इसमें बने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके लिख देना है, बस कॉम्बिनेशन बना के लिखना कैसे है, दोनों को कैपिटल टी एक साथ, अगर रिसेसिव आएगा तो हमेशा पीछे आएगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब ये सेकंड जनरेशन में सेल्फिंग हो गई, F1 जनरेशन में क्या हुई, सेल्फिंग हुई, तो उससे जो जनरेशन बनी उसका इन्होंने नाम क्या बोल दिया, F2 जनरेशन। क्या नाम बोल दिया, F2 जनरेशन, ठीक है। अब जब इन्होंने F2 जनरेशन देखी, इन्होंने कहा अगर F1 में सारे के सारे टॉल आए हैं तो F2 में भी सारे के सारे टॉल ही आएंगे। अब यानी कि इनका कैरेक्टर टॉल हो गया है, लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, जितने भी मैंने प्लांट लगाए थे उसमें से कुछ प्लांट तो टॉल है लेकिन थोड़े बहुत प्लांट ऐसे भी हैं जो कैसे आ गए हैं, ड्वार्फ आ गए हैं। अब इन्होंने क्या बोला, देखो पहले तो इन्होंने बोला फिनोटाइपिक रेशियो बताते हैं, इन्होंने कहा इसमें से 3 टॉल हैं, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, 3 क्या है टॉल और एक क्या है ड्वार्फ, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया 3:1। फिर उन्होंने अगेन क्या किया होगा ना, इसमें से उठाया होगा टॉल वाले उठा करके फिर आपस में क्रॉसिंग कराई होगी। अगर क्रॉसिंग कराने के बाद कोई ड्वार्फ प्लांट आ गया यानी कि वो हेटेरोजाइगस, अगर कोई ड्वार्फ नहीं आया तो यानी कि वो होमोजाइगस। तो ऐसे करके इन्होंने चेक कर लिया कि एक तो होमोजाइगस था और बाकी के 2 क्या थे, हेटेरोजाइगस थे। तो इन्होंने इससे क्या भी निकाल दिया, जीनोटाइप रेशियो भी निकाला था। जीनोटाइप रेशियो क्या आया 1:2:1। अब ये रेशियो क्यों निकाल पाए ना, क्योंकि रिकॉर्ड रखे थे, इतने प्लांट उगाए, इतने जर्मिनेट करे, इतने टॉल थे, इतने ड्वार्फ थे, इसीलिए ये रेशियो बना पाए, अदरवाइज नहीं बना पाए। अदरवाइज यही सुनने को मिलता है कि कुछ टॉल बन गए कुछ ड्वार्फ बने, और उन्होंने रिकॉर्ड रखे थे ना, जो उनके सक्सेस का एक रीजन ये भी था, जो रिकॉर्ड रखे थे उसकी वजह से ये रेशियो निकला, ठीक है। और ये बन गई हमारी कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। फिर आगे और क्रॉसिंग होते रही होगी, F3 F4 F5 ये चलते रहा होगा इससे आगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं जीनोटाइप कितने टाइप के आए हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप आए हैं, तो कितने टाइप के आए हैं, 3 टाइप। जीनोटाइप कितने टाइप के आए हैं, 3 टाइप के जीनोटाइप आए हैं, 3 टाइप के। तो जब भी हमें निकालना, अभी तो हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक ही हाइब्रिड है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी मोनो हाइब्रिड है, तो जब मोनो हाइब्रिड होगा तो 3 होगा। अगर डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड होगा तो फिर कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल तरीका है, पावर में लगा देंगे n सबकी। अगर मोनो हाइब्रिड है तो फिनोटाइप रेशियो 3:1, इसके अलावा कुछ भी है तो पावर है, ठीक है। अगर मोनो हाइब्रिड है तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, अगर और कुछ भी है तो पावर में। ऐसे में मतलब जीनोटाइप कितने तरीके के होंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप होंगे, रेशियो कुछ नहीं, मैं कह रही हूं जीनोटाइप कितने टाइप के होंगे। एक होगा कैपिटल टी, दूसरा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 बने यहाँ पर पे। अब अगर तुमसे जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड पूछेगा तो 3 की पावर n में 1 रखेंगे मोनो हाइब्रिड के हिसाब से, लेकिन अगर कोई और होएगा तो n के बदले उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अभी अभी देख जाएगा, डाई हाइब्रिड में पढ़ेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फिर लिखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे पूछ दिया फिनोटाइप कितने हैं, बताओ इसमें कितने हैं फिनोटाइप, 2 ही है ना, या तो टॉल या तो ड्वार्फ है, तो फिनोटाइप कितने हैं 2। मोनो हाइब्रिड के लिए 2, इससे ज्यादा कहीं जाना पड़ा तो पावर में
ठीक हो गया। और भी बहुत सारे आते हैं, एक बार मुझे चेक करने दो क्या है। जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप, ये हो गया। हाँ ठीक है। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बने हैं? जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने आए हैं? यहाँ पर कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बने हैं? 4। कॉम्बिनेशन कितने बने हैं? 1 2 3 4। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बने हैं? 4। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने आए हैं? 4 आए हैं। अगर मोनोहाइब्रिड के अलावा कुछ भी होगा तो पावर में n लगा देंगे। यहाँ पर तो 1 है, अगर मोनोहाइब्रिड होगा तो 1 लिखेंगे, अगर कुछ और होगा तो जो भी होगा वो लिखेंगे पावर। ठीक है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जैसे डायहाइब्रिड में 4 डब्बे बनाने पड़ते हैं ना, तो 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आते हैं। यहाँ देखो पावर में 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर तो कितना? 16। हमें यहीं से पता हो जाएगा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 16 आएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें हर बार बनाने की जरूरत नहीं है कि इतने इतने कॉम्बिनेशन आने चाहिए। बस ये फॉर्मूले कुछ है, 3-4 फॉर्मूले, उन्हीं से हमें पता चलता है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद फ्रैक्शन बताना है, किसका फ्रैक्शन कितना है। ठीक है। अगर तुमसे पूछेगा कि होमोजाइगस कितने हैं, होमोजाइगस का फ्रैक्शन कितना है? होमोजाइगस का फ्रैक्शन कितना है? देखो 4 में से 2 होमोजाइगस है, एक ये और एक ये, दोनों होमोजाइगस। डोमिनेंट रिसेसिव नहीं पूछा है, खाली होमोजाइगस पूछा है। 4 में से कितने? 2। तो हम कितना लिखेंगे? होमोजाइगस 2 आउट ऑफ 4। ठीक है। सेम टू सेम अगर हेटेरोजाइगस पूछा तो इसमें भी क्या आएगा? 2 आउट ऑफ 4। अगर तुमसे पूछा जाए होमोजाइगस डोमिनेंट, कितने आएंगे? 1 आउट ऑफ 4। सेम टू सेम अगर पूछे होमोजाइगस रिसेसिव तो कितने आएंगे? 1 आउट ऑफ 4। अगर तुमसे पूछे टॉल तो कितने आएंगे? 3 आउट ऑफ 4। अगर फ्रैक्शन पूछता है टॉल कितने आएंगे? 3 आउट ऑफ 4। द्वार कितने आएंगे? 1 आउट ऑफ 4। ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में पूछ सकता है। समझ में आया? अब ये बना लो तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ये वाला मिटा देती हूँ मैं। यहाँ से शुरू करना शुरू करो। मेंडल्स, पहले खाली हेडिंग डालो, मेंडल्स क्रॉस। नंबर 1 में लिखो प्योर लाइन होमोजाइगस। ऐसे 2 एरो बना के एक साइड लिखो डोमिनेंट, एक साइड लिखो रिसेसिव। देखो पहले बेसिक पढ़ने का फायदा, एक दिन में हमारा हेडिंग क्रॉस पूरा भी हो जाएगा। कल एक दिन में सारे वो भी खत्म हो जाएंगे, ब्लॉक्स भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा तुमसे अगर पूछे प्योर टॉल 1 आउट ऑफ 4, अगर तुमसे बोले इम्प्योर टॉल 2 आउट ऑफ। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है करके नाम क्या है। प्योर लाइन होमोजाइगस लिखा, एक साइड डोमिनेंट एक साइड रिसेसिव लिख दिया। डोमिनेंट वाले में लिखो कंटीन्यूअस सेल्फिंग। प्योर लाइन में ना खाली कैपिटल लिखी, हमें जो चाहिए वो लिखा, कैपिटल स्मॉल। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि डोमिनेंट में ये दोनों हो सकते हैं करके। प्योर लाइन निकालनी है ना अभी। कंटीन्यूअस सेल्फिंग एंड selection, continuous selfing and selection। ठीक है। रिसेसिव वाले में लिखो सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, कंटिन्यूअस मत लिखना, एक ही बार बराबर समझना है। सेल्फिंग एंड सिलेक्शन बस। अगर इसमें सेल्फिंग नहीं भी कराता है तो भी वही आता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्योर लाइन होता है। बस चेक करने के लिए क्या सेल्फिंग कि सच में प्योर लाइन है कि नहीं है, बस इतने के लिए, टेस्टिंग के लिए। अब ये लिखो अगला नंबर 2 में लिखो। अच्छा यहाँ से 7, यहाँ पे 7, टोटल 14 ट्रेड्स लिख देना। मुझे लिखो टोटल 14 ट्रेड्स, ऑब्टेन टोटल 14 प्योर लाइन ट्रेड्स।
obtained total 14 प्योर लाइन थ्रेड्स। 14 के 14 प्योर लाइन मिल गए इसको, या ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बोल सकते हो, प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग लाइन। चलो अभी जो ये मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में एक के साथ किया ना मैम ने, ये मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में सब कैरेक्टर के साथ किया है, ठीक है। हमने तो इससे बेबी में किया है, इससे यहाँ तक की प्रोसेस सब सेम रही है, बस इसके बाद जो जीन इन्होंने पकड़े वो अलग अलग, बाकी सारे प्रोसेस सेम, सिर्फ क्रॉसिंग की प्रोसेस अलग है। इसके बाद नंबर 2 में एंडिंग यानी क्रॉसिंग में डैश करके लिखो cross among selected pure parents, cross among selected pure parents, selected pure parents। by following steps, number 1 emasculation, by following steps, number 1 emasculation, number 2 ये बना लो ना, मैं फोटो भेज दूंगी ये तुम बना के ले लो, 1 2 3 ये अलग अलग लाइन। नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 वैक्यूम, नंबर 3 डस्टिंग। डस्टिंग को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, डस्टिंग स्लैश हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम पूरा हाइब्रिडाइजेशन है, डस्टिंग ही लिखा है, डस्टिंग ही लिखो उसको, ठीक है। इनका मतलब तो तुमको पता ही है ना, क्यों करवाते हैं, पूछेगा बैगिंग क्यों करवाते हैं, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इमेस्कुलेशन क्यों करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। चाहो तो एक एक लाइन में लिख सकते हो, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, तुम्हारी मर्जी। बाकी मैं इसको फोटो खींच के भेज दूंगी, ये तुम कर लेना इसके बाद, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा उतार लेना, ये वाला लिख लोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो कल को फिर यहीं पे बनाऊंगी अपने नोट्स, मैं खाली बोलूंगी नाम, तुम लिखोगे, ठीक है। चलो